हेलो एवरीवन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के फोर्थ पार्ट को शुरू करते हैं। हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। आज के इस वीडियो को हम एक एक्टिविटी के थ्रू शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बुक की एक्टिविटी नंबर 1.9 को देखने वाले हैं। इस एक्टिविटी में क्या होता है, देखिए कि एक टेस्ट ट्यूब में आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया हुआ है, आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है और उसमें आपने आयरन नेल डाल दी है। ठीक है, कांटी डाल दी है आपने। ठीक है, इसको लगाए कैसे हैं, तो ये एक स्टैंड है, स्टैंड में एक धागे की मदद से हमने क्या किया है, यहाँ पर 1 या 2 कांटी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर होने क्या वाला है, ये कॉपर सल्फेट जो है ये इस आयरन के साथ रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, तो आयरन जो हमने लिया है ये हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है। कॉपर सल्फेट जो है ये 4 नीचे में आएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन हमने लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि आयरन और कॉपर, हमें सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। क्या देखना है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है। ठीक है, तो आयरन जो है दोस्तों वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो ये क्या करेगा कि ये जाकर के इसको डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर अलग हो जाएगा और आयरन इसकी जगह पर लग जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो होगा आयरन सल्फेट, ये 4 नीचे में होगा। ठीक है, और साथ में कॉपर बनेगा। इस तरीके के रिएक्शन में जहां ज्यादा रिएक्टिव चीज कम रिएक्टिव चीज को डिस्प्लेस कर देती है, ऐसे रिएक्शन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसका एक और नाम है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक, वैसे हमने एक्टिविटी को फिनिश नहीं किया। एक्टिविटी में देखते हैं कि क्या होगा अगर अपन इस थ्रेड से इस आयरन नेट को लटका देंगे और इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल देंगे तो क्या होगा। यहां पर देखिए क्या होगा, इनिशियली अगर आप देखेंगे तो लोहे की जो कांटी थी वो इस तरीके की दिखाई दे रही होगी, उसका साइनी सिल्वर सरफेस होगा। लेकिन कुछ देरी बाद क्या होगा, जैसा कि हमने पिछले वाले रिएक्शन में देखा कि कॉपर अलग हो जाएगा और ये आयरन सल्फेट सोल्यूशन बना लेगा। तो ये जो सोल्यूशन है ये आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है और आयरन सल्फेट का सोल्यूशन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा और कॉपर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आयरन हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से बाहर निकाले उसका कलर जो है वो ब्राउन हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसके ऊपर कॉपर की लेयर आ गई है। ठीक है, क्या हुआ है, कॉपर की लेयर इसके ऊपर आ चुकी है। वहीं अगर अपन सोल्यूशन की बात देखें तो सबसे पहले जो सोल्यूशन था, ठीक है, रिएक्शन शुरू करने से पहले वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। ठीक है, उसका कलर देखोगे तो ब्लू टाइप का कलर है और बाद वाले का कलर देखोगे तो वो कलर चेंज हो गया है। ठीक है, इसमें हो सकता है कलर बहुत क्लियरली दिखाई ना दे रहा हो। मैंने जैसा कि बताया था कि मैं ये चैप्टर फिनिश होने के बाद लाइन बाय लाइन आपको एक्टिविटीज़ को बहुत सारी करके भी दिखाने वाला हूँ, तो उसमें आप उस कलर को और अच्छे से देख करके ऑब्जर्व कर पाओगे। वैसे ये लाइट ग्रीन कलर का कलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या पता चलता है कि आयरन जो है उसने क्या किया है, डिस्प्लेस कर दिया है या फिर रिमूव कर दिया है दूसरे एलिमेंट को, जो कि क्या था, कॉपर था। कहां से रिमूव किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। देखो क्या हुआ, ये था कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हुआ, आयरन आया, इसको लात मार के बाहर निकाला, कॉपर यहां से बाहर हो गया, तो बना क्या, आयरन सल्फेट बना और साथ में कॉपर अलग हो गया। इस तरीके का रिएक्शन यहां पर शो हुआ है। आयरन नेल ब्राउनिश क्यों हो गया, आयरन नेल ब्राउनिश इसलिए हो गया क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर जम गई, किसकी, कॉपर की जम गई, और साथ में जो ब्लूइश कलर का सोल्यूशन था, ठीक है, जो ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो चेंज हो गया और वो ग्रीनिश, लाइट ग्रीनिश कलर का हो गया, क्योंकि जो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है वो कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन ग्रीन, कॉपर ब्राउन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू, और ये आयरन सिल्वर मेटालिक सरफेस जैसा शाइन करता हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, यहां पर देखिए जिंक का रिएक्शन हमने करा दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अब क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फेट से, कॉपर से, तो वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, आगे क्या होगा, जिंक यहां लग जाएगा तो बन जाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है, और कॉपर जो है वो इस तरफ से अलग आ जाएगा। ठीक है, एक और रिएक्शन देखते हैं। यहां पर क्या हुआ, लेड का रिएक्शन हमने कराया कॉपर क्लोराइड के साथ। जैसे ही अपन ने कॉपर क्लोराइड के साथ कराया तो क्या रिएक्शन हुआ, कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, और कॉपर क्लोराइड बन गया और लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर अलग हो गया। ठीक, इससे हमें क्या पता चलता है, देखो जिंक जो है वो कॉपर को हटा पाया और लेड जो है वो भी कॉपर को हटा पाया, तो हमें पता चलता है कि जिंक और लेड जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, अब एक ऐसी चीज बताता हूं जो बच्चे अक्सर एग्जाम में गलत कर देते हैं। इस रिएक्शन को देखो,
और इसी रिएक्शन से समझो, मान लो अगर मैं कॉपर का रिएक्शन करा दूंगा जिंक सल्फेट के साथ तो क्या होगा, समझ रहे हो क्या पूछ रहा हूं। यहां पर हमने जिंक का रिएक्शन कराया कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक ने इसको हटाया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। क्या होगा अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब में जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लूं और उसके अंदर कॉपर डाल दूं। ठीक है, तो चलो इसका जवाब मैंने अभी अभी एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं दिया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से पढ़ रहे थे। तो फटाफट से मुझे नीचे कमेंट करके ये बताओ कि कॉपर को अगर मैं जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा। ठीक है, चेक करते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी नंबर 1.10 में चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.10 में हमने क्या किया है, देखिए हमने रिएक्शन कराया है। 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारे पास। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है कि हमने ले लिया है बेरियम क्लोराइड। क्या लिया है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, और दूसरे वाले में हमने क्या लिया है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2SO4। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि सर मुझे ये नहीं समझ में आता है 2 कहाँ लग जाता है और 3 कहाँ लग जाता है, 1 कहाँ लग जाता है। तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, वो 9th क्लास का पार्ट है। तो ऐसे ही बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2। फिर से अगर किसी को समझ नहीं आता यहाँ 2 क्यों आया है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन पर मुझे बताएंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब पहला जिसमें Na2SO4 है उसमें से सारा कंटेंट को डाल दिया किसमें, जिसके अंदर बेरियम क्लोराइड है। अब यहां पर देखो ये इस तरीके का रिएक्शन अकर हो रहा है। जैसे ही मैं इसको रिएक्शन कराऊंगा क्या होगा पता है, मेटल का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, बना लेगा NaCl का एक्वस सोल्यूशन, और ये जो बेरियम है ये सल्फेट के साथ जुड़ करके बना लेगा BaSO4। ठीक है, BaSO4 जो है वो सॉलिड है, कुछ सॉलिड सा सब्सटेंस नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, उसका कलर क्या है, तो उसका कलर है वाइट। एक वाइट कलर का सब्सटेंस जो है जो कि इनसॉल्यूबल है और नीचे की तरफ जमा हो जा रहा है। अब वापस से एक क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियोस को फिर से जा करके देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कुछ सॉलिड सा अगर नीचे इकट्ठा हो जाता है, कुछ सॉलिड सा कंटेंट अगर नीचे जमा हो जाता है तो उस कंटेंट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियोस पे इसके ऊपर बहुत डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो एक वाइट कलर का सब्सटेंस जो है वो नीचे जमा हो जाता है और इस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, चलो जवाब मैं ही बता देता हूं, इस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, और प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बन रहा है इसका कलर क्या आएगा, तो इसका कलर आएगा वाइट। यहाँ पर वाइट कलर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स या फिर वाइट कलर का पाउडर जैसा नीचे जमा हो जाएगा। ठीक, तो इस रिएक्शन में दोनों आयंस एक्सचेंज हो गए। ठीक, तो क्योंकि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या रखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, एक एक्टिविटी थी। ठीक है, जब हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ा था तो हमने एक्टिविटी नंबर 1.2 में एक पढ़ा था। इसमें हमने क्या किया था, 2 सोल्यूशन लिए थे। पहले वाले सोल्यूशन में हमने लिया था पोटेशियम आयोडाइड, मतलब यहाँ पर हमने लिया था Ki, और इसका रिएक्शन किया था हमने लेड नाइट्रेट के साथ, मतलब PbNO3 के साथ। ठीक है, तो जैसे ही हम PbNO3 होल टू आइस के साथ जैसे इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमें दिखाई देगा। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये जो येलो कलर का बन गया है इसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमें दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या होगा दोस्तों कि अगर अपन इसका रिएक्शन लिखेंगे तो ये जो K है ये जा करके इसके साथ रिएक्ट हो गया होगा और Pb जो है वो यहाँ आ गया होगा, तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। मतलब हुआ क्या होगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्या होगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। इस तरीके की चीजें यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, रिएक्शन लिख के दिखाऊं क्या, Ki प्लस PbNO3 होल टू आइस गिव्स राइज टू KNO3 प्लस PbI2। ठीक है, इस तरीके का रिएक्शन हो जाएगा। तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो गया, K ने Pb को डिस्प्लेस किया, Pb ने K को डिस्प्लेस किया। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं एक्टिविटी नंबर 1.11 मतलब ठीक है 1.11 एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या किया है दोस्तों कि सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को अपने को समझना है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया है, कॉपर का एक चाइना डिश, ये जो है ना कांच की बाउल जैसी, इसको हम चाइना डिश बोलते हैं, और इस चाइना डिश के अंदर हमने कॉपर का पाउडर ले लिया है। ठीक, ये बर्नर है, इसका नाम बंसन बर्नर भी होता है। ये जो दिख रहा है इसको ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। तो 3 पैर कहाँ हैं, 2 तो दिख रहा है, एक इसके पीछे छुप गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास हो गया बंसन बर्नर ट्राइपॉड स्टैंड, और ये जो मैश दिख रही है जाली, इसको हम बोलते हैं वायर गेज। ठीक है, यहाँ तक किए। क्या किए, इसके अंदर कॉपर का पाउडर ले लिए। ये कॉपर का पाउडर है। कॉपर का कलर क्या होता है, कॉपर का कलर ब्राउन होता है। ठीक, अब जैसे ही अपन इसको हीट करना शुरू करेंगे, आसपास ऑक्सीजन है और जो आसपास हवा में ऑक्सीजन है ये उसके साथ रिएक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, और जैसे ही ये कॉपर आसपास के वातावरण के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हीट हम उसको यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है, ये सब मिल करके और ये क्या बना लेगा, ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ठीक, तो जो सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड जमा हो जाएगा। अब ये कॉपर 2 ऑक्साइड क्यों लिखा हुआ है, तो कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, +1 और +2। ठीक है, क्योंकि यहां पर +2 का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड। इसका एक और नाम लिख सकते हो, क्यूप्रिक, CUPPRIC, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये नाम भी इसका लिख सकते हो। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड यहां पर बन गया। ठीक, अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट किया कॉपर के साथ और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो ये जो ब्राउन कलर का जो आपका कॉपर का पाउडर था ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा और कलर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी। ब्लैक कलर की कोटिंग क्यों आई, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया और जो प्रोडक्ट बना उसमें ऑक्सीजन गेन हो गया। ठीक है, ये एक्टिविटी क्लियर है, बट अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, इस चीज को अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो बोलता है अगर इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस, अब क्या हुआ, ये जो बना, क्या बना, कॉपर का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ और कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसके ऊपर अगर आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे, ठीक है, किसके ऊपर, कॉपर ऑक्साइड जो बना था उसके ऊपर, तो जो ब्लैक कोटिंग है जो कि सरफेस पे थी वो वापस से ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, एक रिवर्स रिएक्शन होगा और जो ब्लैक कलर की कोटिंग थी वो वापस ब्राउन हो जाएगी। होगा कैसे, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन कराया हाइड्रोजन के साथ, वापस से कॉपर बन गया और पानी अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का रिएक्शन होगा। तो क्योंकि वापस से कॉपर बन गया इसलिए वापस से कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को यह समझना है कि यहां पर क्या रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी तो हमने देख ली। अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो इस चीज को समझने से पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को समझिए दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की 2 डेफिनेशन दी हुई है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन बढ़ गया, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। वैसे ही द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल मतलब सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन है, और अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन की 2 डेफिनेशन क्या हो गई, प्लस करेंगे ऑक्सीजन या फिर माइनस करेंगे हाइड्रोजन। इन दोनों ही केसेस में हम क्या बोलेंगे कि क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। जस्ट इसका उल्टा रिडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब रिडक्शन में या तो एडिशन हो जाए हाइड्रोजन का, ठीक है, या फिर रिमूवल हो जाए, किसका हो जाए रिमूवल, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए। ठीक है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर देखें तो क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। वही हाइड्रोजन के टर्म्स में देखें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। इस चीज को मैं समझाऊंगा, बट पहले एक एग्जांपल बताता हूं, उसकी एग्जांपल की मदद से बताऊंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहां पर देखो, कॉपर ऑक्साइड, इसके पास एक ऑक्सीजन है, ये चेंज हो गया कॉपर में, हुआ है चेंज। ठीक है, तो क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और जैसा कि मैंने बताया था, ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऐड होता तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो रिडक्शन। तो क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो यहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्टेंट कौन है, वो है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब यहां पर एक चीज बताता हूं दोस्तों, मान लीजिए
आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो आप खुद से उसकी एजेंसी नहीं लेते हो, आप क्या करते हो, एक एजेंट के पास जाते हो और वो आपकी इंश्योरेंस दिलाने में आपकी मदद करता है। उसी तरीके से ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जब तक अपना ऑक्सीजन किसी को देता नहीं, मान लो कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन को अलग करना है तो उस ऑक्सीजन को जब तक कोई लेगा नहीं, कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन देगा कैसे, तो कोई उसको चाहिए जो उसके ऑक्सीजन को ले ले। ठीक, यहां पर कौन था, यहां पर देखो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लिया और वो वाटर बना लिया। ठीक, तो ऐसा सब्सटेंस कौन था जो ऑक्सीजन को ले लिया, वो था हाइड्रोजन। ठीक, तो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प कौन किया, हाइड्रोजन, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ और रिडक्शन करने में हेल्प कौन किया, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया H2। ठीक है, यहां तक। अब समझिए H2 को देखिए ध्यान से, H2 के पास आ गया O, मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पर रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का। तो अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेंट कौन है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। अब फिर से सवाल उठता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन मिल गया और वो वाटर बन गया। कोई तो होगा ना भैया जो उसको ऑक्सीजन दिया, जो भी उसको ऑक्सीजन दिया वही हेल्प किया उसकी ऑक्सीडेशन कराने में, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, वो हो गया कॉपर ऑक्साइड। वापस से आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो जा, जो द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज एलिमेंट और कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे एलिमेंट या फिर कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवा देता है, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन की मदद की ताकि हाइड्रोजन क्या कर सके, ऑक्सीडाइज हो सके, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से ऐसा सब्सटेंस जो कि रिड्यूस करता है एलिमेंट को या फिर कंपाउंड को, इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर देखो रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड की मदद की ताकि कॉपर ऑक्साइड क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, तो यहां पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब मजे की बात बताता हूं, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, बोलेगा भैया बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, और ये 1 2 3 और 4 चारों ऑप्शन दे दिया, तो ये याद रखना इधर का तो होगा ही नहीं, ना तो रिडक्टेंट होगा, ना रिड्यूसिंग एजेंट, ना ऑक्सीडेंट, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों चीजें इसी तरफ की होगी। जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ठीक, उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसके साथ वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ऑक्सीजन लूज कर रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है और उसके साथ वाला क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, एक और देखते हैं, यहां पर देखो जिंक ऑक्साइड से जिंक, ठीक है, जिंक ऑक्साइड से जिंक क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहां पर बताओ क्या हुआ, कमेंट करो नीचे फटाफट। कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, नीचे जाकर के कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या हुआ, और साथ में ये भी बताओ कि जो भी हुआ वो क्या है और उसका एजेंट कौन सा है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखो MnO2 4HCl के साथ रिएक्ट किया, MnCl2 बन गया, वाटर बन गया, क्लोरीन बन गया। अब यहां पर देखो भैया 2 ऑक्सीजन है, इसी के मैंगनीज वाले में देखो है ही नहीं, तो क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड का। हेल्प कौन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब यहां पर देखो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन था, यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, HCl का। कौन हेल्प किया, MnO2, तो MnO2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो रहा है,
आगे पीछे करके वीडियो को बार बार देखो जब तक क्लियर नहीं होगा, और फिर भी ना समझ में आए तो नीचे कमेंट करना, एक और वीडियो शॉर्ट बना करके बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो गया ऊपर में और ये रिडक्शन भी हो गया नीचे में। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो जाए उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। RED से रिडक्शन, ठीक, और OX से ऑक्सीडेशन। तो क्या मैं ये एग्जांपल रिडक्शन में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और क्या रिडॉक्स में भी लिख सकता हूं? हाँ, वो भी लिख सकता हूं। बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब रिडक्शन में लिखोगे तो ये वाला एरो बना के आना, जब ऑक्सीडेशन में लिखोगे तो ये वाला एरो बना के आना, और जब रिडॉक्स में लिखोगे तो दोनों बना करके आना। ठीक है, मतलब चेकर को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं दोस्तों, उसके बाद ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर 2 टॉपिक्स में से पहला टॉपिक है कोरोजन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछ लेता है भैया कोरोजन क्या है। तो पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बोलता है कोरोजन इज द प्रोसेस। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल धीरे धीरे ग्रेजुअली खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है? ठीक है, एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स जैसे कि एसिड्स उसके सरफेस पर जब एक्ट करते हैं तो उसका सरफेस जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, उसी में एक आता है रस्टिंग। अगर आयरन के बारे में आप बात करोगे तो आयरन का जब कोरोजन होता है तो हम बोलते हैं कि उस प्रोसेस में क्या हो गया? रस्टिंग हो गया। ठीक है, यहां पर देखो कांटियां हैं बहुत सारी, आयरन नेल, ठीक, ब्लैक शाइनी मेटल आयरन है। ठीक है, मस्त कांटी है एकदम सुंदर सी साफ। इसमें क्या हुआ? रस्टिंग हो गई। क्या हो गई? रस्टिंग। रस्टिंग एक केमिकल चेंज है। इसमें देखो जंग लग गई कांटियों के ऊपर। ठीक है, जंग लगने के कारण क्या हुआ? डल हो गई, फ्लेकी हो गई, रेडिश ब्राउन कलर की हो गई। इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या हो गया? Fe2O3.H2O। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक, ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है इसी को हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, हिंदी में जंग बोलते हैं ना, जंग लग गई। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रस्ट। तो क्या कोरोजन, ये कोरोजन बोल सकते हैं इसको? हाँ, ये कोरोजन है, आयरन का कोरोजन है ये। और आयरन के कोरोजन को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ठीक है, तो क्या रस्ट सिर्फ आयरन में होगा? हाँ, रस्ट सिर्फ आयरन में होगा। ठीक है, बाकी सब मेटल्स का भी कोरोजन हो सकता है, लेकिन रस्टिंग जो है वो सिर्फ आयरन में होगी, क्योंकि कोरोजन, आयरन के कोरोजन को ही हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहां पर देखो ये चम्मच है, मस्त चांदी की चम्मच। ठीक, इस चांदी की चम्मच में देखो कलर ही चेंज हो गया इसका, ये दिख रहा है ब्लैकिश टाइप का हो गया। अगर घर पे चांदी के बर्तन होंगे तो उसको देखना, अगर वो बहुत टाइम से यूज नहीं हो रहे होंगे या फिर अगर ऐसे बाहर रखे होंगे तो क्या होता है कि वो इस तरीके के हो जाते हैं। ठीक है, उसकी जो शाइनी सरफेस है वो खराब हो जाती है। तो जो ब्लैक कोटिंग आ जाती है सिल्वर के ऊपर, या फिर अगर आपके पास इस तरीके का कॉपर, ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर का कोई पाइप होगा या कोई भी सरफेस होगा, तो अगर उसको बहुत दिन तक छोड़ दोगे तो वो इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का पूरा कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, तो बोलता है द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग जो कि कॉपर में पाया जाता है, या फिर ये भी एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल्स हैं? ये कोरोजन के। तो ये सिल्वर का कोरोजन है, ये कॉपर का कोरोजन है। ठीक है, आसपास कौन कौन से सब्सटेंसेस और देख सकते हो जिसमें कोरोजन आएगा? पुरानी नल वल देखना, उस पर कोरोजन किया हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरीके का कोरोजन पाया जाता है। कोरोजन के कारण होता क्या है? कोरोजन के कारण जो मेटल होता है ना, जो सरफेस होता है, वो ग्रेजुअली अपनी स्ट्रेंथ खो बैठता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रैंसिडिटी। बट रैंसिडिटी बताने से पहले इसमें मैं कुछ चीजें और बता देता हूं। आप क्या कर सकते हैं कि इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोरोजन को, मान लीजिए आपकी लोहे की एक काटी है, इसको प्रिवेंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो? इसके ऊपर जिंक की पेंटिंग कर दो, जिंक पेंट कर दो, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन कर देना। ठीक है, तो क्या होगा? जिंक धीरे से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होगा कि वो एक लेयर बना लेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, और वो जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा वो फर्दर मेटल को ईट अप करने नहीं देगी। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। पेंट कर सकते हैं अपन, सर मेटल अलमारी वगैरह में अपन पेंट करते हैं ताकि उसमें कोरोजन ना हो। ठीक है, तो पेंटिंग हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया, ये सब ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप कोरोजन को बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में उस पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज रैंसिडिटी। क्या होता है?
तो ऐसी कंडीशन जो कि एरियल मतलब हवा के कारण ऑक्सीडेशन से, क्या चीज का ऑक्सीडेशन कराना है, फैट या फिर ऑयल जो कि फूड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, खाने में जो भी फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है, हवा के कारण उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट टेस्ट आता है, इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो गर्मी के सीजन में कभी कभी आपने देखा होगा कि जो खाना होता है, ठीक है, वो काफी अनप्लीजेंट स्मेल करने लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपने सुबह कोई आलू की सब्जी बना करके रख दी, ठीक है, और आप उसको रात को खा रहे हो, ठीक है, या आप एकदम लेटर शाम को उसको खा रहे हो, तो आप देखना कभी कभी उसमें से स्मेल आने लगती है, ठीक है, वो टेस्ट भी उसका खराब हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है उसका हवा के साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, इसके कारण वो फूड जो है वो खराब हो जाता है और वो फूड फिट टू ईट नहीं रह जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी बोलते हैं, ठीक। अब मान लीजिए अगर आपको रैंसिडिटी को बचाना है, ठीक है, मतलब अपने फूड को रैंसिडिटी से बचाना है या फिर रेट ऑफ रैंसिडिटी को स्लो करना है ताकि खाना खराब होगा लेकिन बहुत लेट में खराब होगा, ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो इस चीज को करने के लिए जो सबसे पहला तरीका है, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। क्या कर सकते हो आप, ऐसा फूड, ठीक है, यहाँ पर देखो ये टिकिया, इसके ऊपर ये फफूंद लग गई है, फंगस लग गई है, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके अंदर जो फैट और ऑयल प्रेजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, एरियल ऑक्सीडेशन। अब अगर आपको इन चीज़ों को बचाना है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसके कारण फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो फूड का अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा या फिर फूड का ऑक्सीडेशन बहुत धीरे धीरे होगा तो फूड जल्दी से खराब नहीं होगा। तो मार्केट में जो अचार मिलता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स एडेड होते हैं ताकि वो जल्दी से खराब ना हो, ठीक। नेक्स्ट होता है रैंसिडिटी को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपका ऑयल कंटेनिंग फूड है उसको आप नाइट्रोजनस गैस वाले पैकेट में पैक कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये देखो, ये लेस का पैकेट है जिसके 10 रुपए में सिर्फ छोटा सा इतना सा चिप्स आता है, ठीक है, तो बिल्कुल इतना ही चिप्स आता है जितना दिया, इनफैक्ट ज़्यादा बड़ा आलू दे दिया, इतना बड़ा चिप्स भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हवा भरी रहती है वो हवा जो है वो हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस है। और वो नाइट्रोजन गैस इसलिए होती है क्योंकि जो आपकी चिप्स है वो फ्राइड है, ऑयल है उसके अंदर, फैट है उसके अंदर, ठीक है, तो उसको वो एरियल ऑक्सीडेशन से बचाती है ताकि वहां पर रैंसिडिटी ना हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, रैंसिडिटी को आप धीरे कर सकते हो, उसके प्रोसेस को आप धीरे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप फूड को फ्रिज में रख दो, ठीक है, तो जैसे ही सब्जियां आती हैं मम्मी लोग क्या करती हैं, सारा खाना उठा करके फ्रिज में डाल देती हैं। क्यों डाल देती हैं, फूड में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है फ्रीजर के अंदर या फ्रिज के अंदर। क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर बहुत कम होता है तो जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है, और क्योंकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है तो अब खाना खराब तो होगा लेकिन बहुत टाइम बाद खराब होगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, जो रैंसिडिटी का प्रोसेस है वो रिटार्ड हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इट कैन बी रिटार्डेड, इसको और धीरे कर सकते हो बाय स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है, ये दिख रहे हैं एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है। तो इस टाइप के जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं इसमें अगर आप फूड को रखोगे तो फूड की जो रैंसिडिटी का प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है। वो स्लो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एयर के कंटिन्यूसली कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। तो जो एयर इसके अंदर ऑलरेडी है उसके कारण तो थोड़ा सा खराब होगा, लेकिन लगातार बाहर से फ्रेश एयर नहीं आ रही है तो उसके कारण जो रैंसिडिटी का प्रोसेस जल्दी जल्दी होने वाला था वो अब नहीं होगा। तो ये सारे वो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप रैंसिडिटी के प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसके साथ ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड सारे आईएमपी क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज 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 अपने सारे दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े। हम इसमें सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, आईएमपी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, सारी चीजें करने वाले हैं, और अभी थोड़े दिन बाद शॉर्ट्स भी आने वाले हैं जिसमें मैं आपको सारी एक्टिविटीज करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आज के लिए बस इतना ही।